नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इस बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो मैं कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा इस आज के हमारे वीडियो में। तो आपको ये ज़रूर लाभान्वित करेंगे। तो पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, आपका जो वेल्थ है वो अच्छा बनते रहे और आप अपने परिवार की तरफ जो आपको जो ध्यान देना है स्वास्थ्य के बारे में वो आप अच्छे से देते रहे। रोज़ आप नया नया एक संकल्प लेके आप इस नववर्ष में आप इन्वॉल्व होते रहिए, क्योंकि जो आहार विहार है वही आपको आगे अच्छा लेके जाएगा, हेल्दी लेके जाएगा। जैसा कि आप कुछ एक्सरसाइज करने लगे तो आप उसको नॉन स्टॉप रखिए एक्सरसाइज को, या फिर आप कुछ डाइट में आप कुछ बदलाव कर रहे हैं नव वर्ष में, तो वो आप क्योंकि आपने सोच के कुछ प्लानिंग बनाई होगी तो आप उससे कंटिन्यू बने रहे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हम प्राणवत रोतस जिसे कहेंगे, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जितना मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, लेकिन जितना हो सके कम समय में पॉसिबल हो सके उतना मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो जैसे कहेंगे कि सर्दी होना, या फिर कॉमन कोल्ड कहेंगे जिसको, या जिसमें फिर रनिंग नोज़ रहते हैं, या फिर इचिंग रहती है, जो गले में खराश जैसे आना, या फिर गले में दर्द रहना, या फिर टॉन्सिलाइटिस जैसी कंडीशन रहना, या फिर जिसे कहेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन है, या फिर कफ होना, सर्दी जुकाम खांसी का नज़ला जिसे कहेंगे, या फिर जिसे हम कहेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इस तरह की जो चीज़ें रहती है जो कॉमनली पाई जाती है इस सीज़न में, जो विंटर सीज़न है इसमें मेनली पाई जाती है। तो इसमें आपको किस तरह से बचना है या किस तरह आप इसका निवारण कर सकते हैं, तो वो उसका मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें लगभग 180 के ऊपर वायरसेस रहते हैं जो ये डिसीज़ जो है ये कॉज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिसीज़ है वो कॉज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जिसे कहेंगे कि हम इन्वायरमेंट्स के कंडीशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ये जो सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो कभी आप इन्फेक्टिव कोई इन्वायरमेंट है या जहाँ पे बहुत सारी क्राउडेड पब्लिक है और उसमें भी बहुत ज़्यादा खांसी कर रहे हैं या फिर छींक रहे हैं, या जिनको सर्दी की कंडीशन है, कॉमन कोल्ड है, रनिंग नोज़ है, उस कंडीशन में आप चले जाते तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो तकलीफ़ जो है वो आपको भी शुरू हो जाए। वो जो इन्फेक्टेड है डिसीज़ जो है, इन्फेक्टिव जो डिसीज़ है वो आपको भी हो सकता है। जैसा वायरल कुछ डिसीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप कुछ ना कुछ उसमें जैसे मास्क है, अलग अलग तरह के जो मास्क है वो लगा के आप वहाँ पे रह सकते हैं या जा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना है उस कंडीशन। जैसा कि बिना मास्क पहने आप निकल गए या वहाँ पे रह रहे वहाँ पे रुके हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि अभी आपने एक कोविड का वेरिएंट जो है वो भी सुना है कि वो भी पेशेंट उसके आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कुछ राज्यों में या कुछ शहर में। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आपको उस तरह की कंडीशन में नहीं पहुंचना है। पहुंच भी जाते तो आपको अपना खुद का रुमाल भी आपको तुरंत वहाँ पे लगा लेना है। तो ये कंडीशन रहती है। बहुत बार ये सादे जो सीज़न है इसमें भी बहुत बार चेंजेस आए तो सर्दी की कंडीशन बन जाती है। तो खट्टी चीज़ों से आपको परहेज सही रहेगा कि आप इस चीज़ ये सीज़न जो है इसमें खट्टी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे कि हम खाने में या खाने पीने में इसको नहीं लेना है। आपको खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है। दही है, अचार है, नींबू है, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और
जो ठंडा पानी जो है डायरेक्ट फ्रीज़ का लिया हो वो भी अवॉइड करना है। तो मैं अभी जो पेशेंट इस कंडीशन के लिए आते हैं मैं उनको डायरेक्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप खट्टी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से आपको दूर ही रहना है। और जितना आप अपने आप को खुद को गर्म रखने का जो भी जो ब्लैंकेट है या फिर कुछ रजाई है उस तरह से आपको लेते रहना है, या फिर कपड़े भी इस तरह से आप पहनना है कि जिस डायरेक्टली आपको ठंड ना लगे, आपको डायरेक्टली कोल्ड ना हो। तो कान को पट्टी बांध के या फिर स्वेटर पहन के या जो भी आप अपना उपाय कर सकते हो वो आप करते रहना है। तो डायरेक्टली एक्सपोजर भी गलत है ठंड की इसमें। जैसे बाइक पे जा रहे तो आप खुले में जाए, ऐसा नहीं करना है। कुछ बांध के आपको बाइक्स पे निकलना है कहीं जाते समय में। घर में भी खान पान का आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसा कि कुछ बादाम जैसे सवेरे में ले लिया आपने 4-5 बादाम जो रात को भिगो के रखे और सवेरे उसको आप उसका छिलका निकाल के बादाम को ले रहे 4-5 बादाम को। अंजीर सवेरे सवेरे ले लिया आपने 1-2। मनुका जो है वो रात को सोने से पहले ले लिए। तो ये चीज़ें आपको एक हेल्थ मेंटेन करने में कारगर होती है। एक च्यवनप्राश की एक मैं बात कहूँगा आपको, आपका कोष्ठ देख के मीन्स आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम देख के आप इसमें च्यवनप्राश को ऐड कर सकते हैं। च्यवनप्राश को तभी लीजिए जब आपका कोष्ठ अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको मलबद्धता नहीं है, पेट में फुलावा नहीं है, जिसको हम आगमान, आनाह, आटोफ इस तरह की चीज़ें कहते हैं, या फिर अजीर्ण कहते हैं, आम अजीर्ण है, अदग्धाजीर्ण है, विष्टब्धाजीर्ण है, ये कंडीशन कहते हैं। तो ये कंडीशन में आपको च्यवनप्राश नहीं खाना है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तभी आप च्यवनप्राश लेना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंडीशन है और आपने च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से च्यवनप्राश का सेवन नहीं रहता है। तो च्यवनप्राश सेवन करने से पहले आपका कोष्ठ जो है वो शुद्ध रहना चाहिए। कोष्ठ मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी अच्छी रहनी चाहिए, स्ट्रांग रहनी चाहिए, तभी आपका ये च्यवनप्राश जो है आपके ऊपर काम करेगा। मैं तो बहुत बार मैंने सुना है कि सर हम तो च्यवनप्राश बहुत दिनों से ले रहे हैं या बहुत महीनों से ले रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं। तो उसमें आप प्रॉपर वे से उसको नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। और च्यवनप्राश भी जो है वो आप आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, आयुर्वेद फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट करके लीजिए। आप खुद से बिल्कुल ना लिए। जैसे आपने कुछ एडवर्टाइज देख लिए और आप निकल गए च्यवनप्राश लाने, ऐसा नहीं करना है। उनकी कंसल्टेशन में आपको च्यवनप्राश लेना है, क्योंकि च्यवनप्राश की जो चीज़ें रहती है वो प्रॉपर वे से बनी रहना भी एक अच्छा है, क्योंकि बहुकल्प बहुगुण संपन्नम योग्यम परम औषधम। तो ये 4 उसकी क्वालिटीज़ रहनी चाहिए दवाई की। उसकी क्वालिटी रहेगी तभी वो आपके ऊपर अच्छे से कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं करेगा। आपका लेने का भी तरीका और दवाई का भी तरीका, और दवाई का जो क्वालिटी का रहेंगे तो सही रहना चाहिए। तो च्यवनप्राश का भी मैं कहूँगा। इसमें कुछ पिप्पली का शीरपाक भी आएगा। एक मैं रिकमेंड कर देता हूँ यहाँ पे कि जो भल्ला तक है, बीबा जो है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, तो इसकी जो अंदर की जो जिसको बीज कहेंगे, अंदर का जो पार्ट है, तो इसको भी आप इस समय में ले सकते हैं। वो जो आर्थराइटिक कंडीशन है उसमें भी ये लाभ देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी लाभ देता है। अलग अलग तरह के कल्प आते हैं, सीतोफलादी है, तालीसादी है, लक्ष्मी विलास है, कचोरा है, करपुच काचरी है, कर्कट श्रृंगी है। तो ये सभी जो दवाइयाँ है, कुछ गुड़वेल का सत्व है, शुंग भस्म जिस तरह से है, ये सभी दवाइयाँ जो है अलग अलग डिसीज़ेस में हम यूज़ करते हैं। कभी कभार हमें गिलोय घनवटी या फिर महासुदर्शन घनवटी ये भी हमें लाना पड़ता है। तो जो कंडीशन रहती है, जैसा कि चंद्रामृत रस है, काशी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में इसको हम यूज़ में लाते हैं। कुछ कनकासव का है, द्राक्षासव का है, इसका भी हम यूज़ लेते हैं दवाई में। तो जो हमारे डिसीज़ जिस तरह से रहेगा, प्रकृति जिस तरह से रहेगी, उस तरह से हमें ये सभी यूज़ करना पड़ता है। मुझे शायद अभी यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट के आसपास का ये समय हो गया है। तो इसके उपरांत आप भी शायद इसमें कनेक्टेड नहीं रहते। तो जो भी मुझे बात लगी अब तक तो मैंने आपसे शेयर की। आप अपना ख्याल रखिए,
आपका नववर्ष शुभ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपको वाकई में मेरा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसको फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 100 से भी ऊपर वीडियोस अपलोड की है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपके नॉलेज गेन के पर्पज़ से जो भी मैंने बताया है वो सभी मैं किताबों से तो मेरा रहता ही है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस में जो बातें जो देख पा रहा हूँ उसके ऊपर से भी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपके बौद्धिक विकास के लिए ही मैं उसमें कार्यरत रहेगी। आपका थिंकिंग पावर बढ़ता रहे, आपका नॉलेज गेन होता रहे, यही मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।